हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब सेफ हो, सुरक्षित हो, अपने घर में ही रहो, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहो क्योंकि आप लोग को सीएस के एग्ज़ाम देने हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशंस पे ध्यान दो, कोविड वोविड सब छोड़ो, भाड़ में गया। आप लोग को सिर्फ सीएस पे ही ध्यान देना है और आपको घर में रह के ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहो, कम से कम बाहर निकलो क्योंकि मुझे पता है आप लोग को एग्ज़ाम देने और आप लोग को ही पता है आप लोग को एग्ज़ाम देने, तो उसके लिए आप लोग को सेफ़ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, मैंने एक पेपर में ना एक देखा था, मतलब नोटिफिकेशन टाइम्स ऑफ इंडिया में। एक लड़की थी जिसको कोविड हो गया। वो कोविड होने के बाद मतलब हॉस्पिटल में भी पढ़ाई कर रही थी। मतलब उसको इतना ज़्यादा जुनून था कि वो उसको सीए का एग्ज़ाम देना था। कोविड वोविड गया भाड़ में, उसको सिर्फ सीए का एग्ज़ाम देना था और उस लड़की ने मतलब हॉस्पिटल में भी पढ़ाई की। उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन का वो लगा के मास्क वगैरह, उसके बावजूद भी वो पढ़ रही थी। तो गाइस, ऐसी डेडिकेशन मुझे आप लोगों में चाहिए। आप सब लोग एक ही जैसे और हम सब लोगों में दिमाग एक जैसा है। भगवान ने दिमाग सबको बराबर दिया है, बस हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग बराबर से इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम लोगों ने अपना दिमाग कहते हैं ना कि यूज़ कर लिया तो हमसे बढ़ के कोई नहीं है। दूसरी बात, हम अपने आप से हारते हैं। सुबह उठते हैं यार 8 बज रहे हैं, अभी सो जाते हैं, 9 बजे उठेंगे, 9 के 10, 10 के 11, 11 के 12 कब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। आप लोगों को हराने वाले आप खुद ही हो। आप लोग को अगर जीतना है तो अपने आप से जीतो। अगर अपने आप से जीत गए ना तो दुनिया से अपने आप जीत जाओगे। तो ये याद रख लेना कि आप लोगों को हराने वाला सिर्फ आप खुद ही हो। तो आप लोगों को डेडिकेशन से काम करना है। सुबह उठते हो तो एकदम से ऐसा मत बोलो यार अभी तो 8 ही बजे, मैं अभी कैसे उठूँ। फिर 12 बजे उठोगे, फिर नाश्ता करोगे, सारा दिन ऐसे निकल जाएगा। इसका मतलब आप लोगों को डेडिकेटेड रहना है कि नहीं, मुझे उठना है, उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे उठना है। बात समझ में आ रही है। मुझे पढ़ना है, चाहे गर्मी हो, चाहे कोविड हो, चाहे घर में सब लोग बैठे हो, मुझे पढ़ना है, मुझे ध्यान देना है। तभी एग्जाम पास होगा, तभी आप लोग सीएस बन पाओगे। अपने नाम के आगे सीएस लिखा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। आप लोगों को पता है कितने कितने ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में, पता है ना। इतनी पॉपुलेशन में 1 लाख सीए भी नहीं है, 1 लाख सीएस भी नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो 1 लाख सीएस भी नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसी हिसाब से तैयारी करनी है गाइस, क्योंकि आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे और आप लोग को पूरा सफ़र पूरा करना है, ठीक है। तो ये थी कि आप लोग को पढ़ाई कैसे करनी है और अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप से हारो मत और खुद से जीतो तो दुनिया अपने आप ही जीत लोगे। गाइस, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कर रहे थे। मेरे इस चैनल पे वैसे तो आप लोग को सीएस ईईटी के सारे नोट्स एमसीक्यूज मिल जाएंगे, लेकिन मैं अब बोलूँगी कि एग्जीक्यूटिव के भी काफ़ी सारे नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं पूरे नहीं बोल सकती, लेकिन एग्जीक्यूटिव के ईबीसीएल के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो कि हमारा पेपर नंबर 7 है और मॉड्यूल 2 है। गाइस, यहाँ पे ईबीसीएल में एक प्रॉब्लम आती है, 22 चैप्टर्स है तो 22 न्यू लॉज पढ़ने पड़ते हैं हम लोग को, मतलब नए लॉ, नए सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट में मैं कह सकती हूँ कि मज़ा आ जाता है पढ़ने में, मज़ा आ जाता है पढ़ने में, क्योंकि हम लोग को हर चीज़, हर नए एक्ट में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जो भी सीखो वो सिर्फ रटने के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए मत सीखो। जो भी सीखो वो ये सोच के सीखो कि मुझे कुछ नॉलेज मिलेगी और उस नॉलेज से मैं कुछ अलग करके बताऊंगा, उस नॉलेज से मैं कुछ अलग करके बताऊंगा। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप आगे बढ़ पाओगे। मतलब आपको नए नए एक्ट से नई नई नॉलेज लेनी है और क्या करना है, अपने आप को बहुत आगे लेके जाना है। अपने आप को ये मत सोचो कि मुझे सीएस बनना है, अपने आप को ये सोचो कि मैं जब भी पढ़ूं ऐसी नॉलेज लूं कि दोबारा उस चीज़ को भूलूं नहीं। गाइस, यहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ रहे थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे थे, इसके 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कह नहीं सकती कि आप लोग डायरेक्ट थर्ड पे आ जाओ। थर्ड पे आने से पहले आपको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जरूर देखना पड़ेगा। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है, वो ज़रूर देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हम लोगों ने पढ़े हैं। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं तो कहती हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का टोपा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर उठ के आता है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 में, वो है डॉक्ट्राइन्स। तो हम लोग कुछ डॉक्ट्राइन्स पढ़ेंगे। अब क्या होता है डॉक्ट्राइन्स?
डॉक्ट्राइन्स का मतलब होता है कुछ अलग से रूल्स बन जाते हैं, मतलब एक्ट आ जाता है, एक्ट आने के बाद एक्ट के जब लूपहोल्स निकाले जाते हैं, एक्ट आ जाता है, एक्ट आने के बाद कुछ लूपहोल्स निकाले जाते हैं एक्ट के, तो क्या होता है गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट नए नोटिफिकेशंस लाती है, सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस देती है, सुप्रीम कोर्ट क्या देगी, डिसीजन देगी, और गवर्नमेंट क्या लाती है, नोटिफिकेशन लाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाती है, तो नए नए रूल्स बनते हैं, रूल्स अलग से बनते हैं एक्ट से, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों ने कुछ डॉक्ट्राइन्स बना रखे हैं, कुछ अलग से रूल्स बना रखे हैं, वो हमें पढ़ने हैं, और इस रूल से मैं बोलती हूँ जरूर एक केस स्टडी उठ के आएगी, तो आप लोगों को उसको उसके हिसाब से पढ़ना है। तो हम लोग कुछ डॉक्ट्राइन्स पढ़ेंगे, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि आपके मॉड्यूल में जितने भी डॉक्ट्राइन्स दिए हुए मैंने सारे कवर्ड किए, और कंटेंट भी अकॉर्डिंग टू योर मॉड्यूल से। अब इतना सब कुछ मिल रहा है तो अब क्यों रखना है, अब क्यों रुकना है, अब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कान में लगाओ ईयरफोन और बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, घर वालों को लगेगा सो रहे हो, लेकिन कान में सुनते रहो, कुछ ना कुछ कान में जाएगा, और कान में जाएगा तो दिमाग में भी जाएगा, तो आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, लिस पेंडेंस सेक्शन 52 में दिया हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। डॉक्ट्राइन क्या होता है, रूल, ठीक है। लिस मतलब क्या होता है कि कोई भी केस, लिस का मतलब होता है कोई भी केस जो कि पेंडिंग है किस में, कोर्ट में। डॉक्ट्राइन का मतलब हुआ रूल, और रूल किसका है, जो ऐसा केस है जो कि किस में है, पेंडिंग है कोर्ट में। अब इसके लिए हम एक कहानी सुनेंगे, और कहानी बड़े ही मज़ेदार है, साथ में ले लो पॉपकॉर्न और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल और सुनते रहो कहानी। कहानी सुनने में आपको बड़ा मज़ा आता होगा, मेरे को पता है आप लोगों को बड़ा मज़ा आता है कहानी सुनने में, तो कहानी सुनो। एक था सोनू, एक था सोनू, सोनू का एक भाई था मोनू, ठीक है। ये दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे, बहुत प्यार था दोनों भाई में, दोनों सगे भाई थे, ठीक है। सोनू और मोनू दोनों भाई थे, बड़ा ही प्यार था, लेकिन उन दोनों की हो गई शादी, इन दोनों की शादी हो गई। अब क्या हुआ, दोनों की लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों की वाइफ आ गई और दोनों की वाइफ में बनती नहीं थी, और इसीलिए क्या हुआ, दोनों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, ठीक है। सोनू और मोनू भाई थे और भाई होने के कारण इनमें बहुत प्यार था, लेकिन शादी होने के बाद ऐसा हुआ कि दोनों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई, दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह नहीं पाए, ठीक है। तो मोनू क्या हुआ, अपने घर से चला गया, और सोनू उस घर में रह रहा था। सोनू उस घर में रह रहा था, लेकिन मोनू चला गया, घर छोड़ के चला गया। सोनू ने उसको बुलाया भी नहीं, ठीक है, मतलब लड़ाई चल रही थी, मोनू चला गया, लेकिन फिर भी सोनू ने उसको बुलाया नहीं। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि मोनू को आया गुस्सा, और मोनू को लगा कि जो घर था ना, घर है ना, घर वो मेरे भी पापा का है, सोनू के पापा का है, तो मेरे भी पापा का है, इसीलिए मोनू ने लगा दिया केस और बोला ये घर मेरा भी है और मुझे इसमें हिस्सा चाहिए। सोनू बोलता है मैं नहीं दूंगा, इस घर में मैं रहता हूँ, मेरा घर। तो ये केस गया कोर्ट में, केस गया। सोनू बोलता है इस घर में मैं रह रहा हूँ इतने टाइम से, तो ये घर मेरा है। देखो दोनों भाई बचपन में कैसे खेलते थे, ठीक है, लेकिन मोनू बोलता है ये मेरा भी घर है और मुझे इसमें हिस्सा चाहिए। समझ में आया क्या था स्टोरी? वापस बता देती हूँ एक बार। सोनू और मोनू भाई थे, बड़ा ही प्यार था, बड़े ही प्यार से रहते थे, दोनों एक दूसरे के लिए जान देते थे। शादी हुई, दोनों की लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई। मोनू ने लड़ाइयाँ को कम करने के लिए घर छोड़ने का सोचा, लेकिन सोनू ने उसको बुलाया नहीं। तो थोड़े टाइम बाद मोनू ने उस पर केस लगा दिया कि ये घर मेरा भी है और मुझे चाहिए, लेकिन सोनू बोलता है कि ये घर में मैं रहता हूँ इसलिए मेरा है। और ये केस चल रहा था कोर्ट में, ठीक है, ये कोई केस चल रहा था कोर्ट में। अब कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, तो क्या हुआ, ये चला गया केस कोर्ट में चला गया, कोर्ट में अभी डिसीजन नहीं आया। आपको पता है हमारी इंडिया की कोर्ट क्या तारीख पे तारीख दे रही थी, ठीक है, केस चल रहा था। अब क्या हुआ, ये एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी दीप्ति। क्या नाम था इस लड़की का? दीप्ति, ठीक है। इस दीप्ति को मोनू ने सोचा, मोनू बहुत शाना था, ठीक है, मोनू शाना था, मोनू को पता था कि मैंने घर छोड़ा था और सोनू कैसे भी करके ये प्रॉपर्टी मेरे से हड़प लेगा, ठीक है।
सोनू कैसे भी करके प्रॉपर्टी में से हड़प लेगा, तो मोनू ने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को बेच दिया दीप्ति को, इस प्रॉपर्टी को बेच दिया दीप्ति को। क्या मोनू का जो प्रॉपर्टी बेचने का हक था, क्या वो सही था? क्या दीप्ति को लीगल ओनरशिप मिलेगी? क्या दीप्ति एब्सोल्यूट ओनर बन पाएगी प्रॉपर्टी की? समझ में आया केस क्या था? दोनों भाई थे, मोनू घर छोड़ के चला गया तो सोनू ने बोला अब मैं तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा। केस गया कोर्ट में, और कोर्ट में केस चल रहा था। तो इतने में मोनू बहुत शाना था, देखो इस कैसे हंस रहा है, ठीक है। तो इसने ये क्या किया, प्रॉपर्टी किसको बेच दी, दीप्ति को बेच दी, ठीक है। अब क्या ये प्रॉपर्टी जब दीप्ति को बेच दी गई तो दीप्ति को लीगल ओनरशिप मिलेगी? दीप्ति को लीगल ओनरशिप नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा था, चाहे दीप्ति ने चेक किया हो चाहे नहीं चेक किया हो, वो दीप्ति की गलती है, दीप्ति ने चेक क्यों नहीं किया। ये प्रॉपर्टी की लीगल ओनरशिप दीप्ति को नहीं मिलेगी। अब कोर्ट के दो डिसीजन आ सकते हैं। कोर्ट ये बोल सकता है कि ये प्रॉपर्टी सोनू अकेला लेगा क्योंकि उसने अपने माँ बाप का ध्यान रखा, मोनू तू तो चला गया था। कोर्ट ये बोल सकता है कि मोनू तू तो घर छोड़ के चला गया था, अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ सोनू को मिलेगी, तो दीप्ति को लीगल ओनरशिप नहीं मिलेगी। और अगर ये प्रॉपर्टी मोनू को मिलती है, अगर ये प्रॉपर्टी मोनू को मिलती है तो दीप्ति को लीगल ओनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो डिसीजन पे डिपेंड करता है कोर्ट के, अगर ये कोर्ट सोनू को देता है प्रॉपर्टी, अगर कोर्ट ये प्रॉपर्टी सोनू को देता है, ये प्रॉपर्टी सोनू की हो गई तो दीप्ति को लीगल ओनरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी मोनू की हो गई तो दीप्ति को लीगल ओनरशिप मिल जाएगी। ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस ये बोलता है कि जब तक किसी भी प्रॉपर्टी का केस किसमें चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तब तक वो प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती, ठीक है। मतलब उस प्रॉपर्टी को बेचने पे पेंडेंसी है, क्योंकि केस क्या चल रहा है, पेंडेंट चल रहा है, उस प्रॉपर्टी को आप नहीं बेच सकते, वो रेस्ट्रिक्शंस है। यही हमारा सेक्शन 52 बताता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं एक बार क्या हुआ, ये आगे क्यों नहीं हो रहा। हाँ, लिस मीन्स डिस्प्यूट। लिस का मतलब होता है लड़ाई, पेंडेंस का मतलब पेंडिंग सूट। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा डिस्प्यूट जो कोर्ट में अभी क्या है, पेंडेंट है, उस पर डिसीजन नहीं आया है, अभी तक वो सूट क्या है, पेंडिंग है, वो केस पेंडिंग है। तो लिस का मतलब होता है डिस्प्यूट, लिस का मतलब हुआ डिस्प्यूट, और पेंडेंस का मतलब हुआ सूट क्या है, पेंडिंग है। It states that during the pendency of the suit in the court of law, property which is subject to litigation cannot be transferred। ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे केस चल रहा है वो अभी तक क्या होगी, ट्रांसफर नहीं हो सकती जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। एग्जाम्पल देखो, A and B are litigating in the court of law over property X। A और B दोनों लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी X के ऊपर, ठीक है। A कहता है वो प्रॉपर्टी मेरी है और B कहता है वो प्रॉपर्टी मेरी है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, दोनों कोर्ट में लड़ रहे हैं। एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी में क्या हुआ, A ट्रांसफर द प्रॉपर्टी X टू C, और A ने वो प्रॉपर्टी किसको बेच दी, C को। A और B दोनों प्रॉपर्टी X के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट A ने वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी, सी को ट्रांसफर कर दी। द सूट एंड, अगर सूट बी के फेवर में आता है तो सी को ऑब्टेन द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ लिटिगेशन कैन नॉट क्लेम द प्रॉपर्टी। तो सी उसके बारे में क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो गई, बी को मिल गई। कोर्ट ने बोला वो प्रॉपर्टी बी की है तो सी को उसका लीगल ओनरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट फेलर है तो सब्स्टिट्यूट इंटरेस्ट तो वैसे भी फेलियर है। ही इज बाउंड बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट एंड बी हैज़ गिविंग द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और बी को लीगल ओनरशिप मिल जाएगी क्योंकि सी ने उससे खरीदा था जो खुद ही ओनर नहीं था। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो सेक्शन 52 यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन 52 में हमने क्या पढ़ा, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंट। लिस का मतलब होता है डिस्प्यूट और पेंडेंट का मतलब होता है जो कि ऐसा डिस्प्यूट जो कि पेंडेंट है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। आप लोग को चाहिए तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमारा एग्जाम्पल आप चाहो तो डाल सकते हो।
down Indian rule of lis pendens during being the legislative expression of the magazine used light pendant nearly into various, मतलब इसका ये मैगजीन बना हुआ है, लैटिन मैगजीन होगा ये, एक सेकेंड, ठीक है। तो लैटिन मैगजीन ये बना हुआ है और ये क्या बोलता है, ड्यूरिंग लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस। ये लाइन लिख दी ना बेटा, ये लाइन लिख दी ना, तो अगर इसका केस आ गया, इसका डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस का अगर केस बन के आ गया और आपने ये लाइन लिख दी, तो मैं बता देती हूँ आप लोग के मार्क्स बढ़ जाएंगे। ड्यूरिंग लिटिगेशन जब भी केस चल रहा हो, नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस, आप कुछ भी नया नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो आप कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। Essentials क्या है इसके, देयर मस्ट बी सूट और प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो कोर्ट में वो केस चल रहा हो, देयर मस्ट बी सूट, ठीक है, सूट या फिर प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन चल रहा हो। द सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कॉल्यूसिव, कॉल्यूसिव का मतलब अभी तक खत्म नहीं हुई है, ठीक है। कॉल्यूसिव का मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है। तो वो सूट क्या है, एंड नहीं हुआ हो, ठीक है। तो द सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कॉल्यूसिव, कॉल्यूसिव का मतलब एंड, तो वो सूट और प्रोसीडिंग खत्म नहीं हुई हो। The litigation must be one in which the right of immovable property is directly or specifically in question। अभी तक वो प्रॉपर्टी किसी के भी नाम पे नहीं हुई है, ना डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन में चल रही है कि किसको मिलनी चाहिए। There must be transfer of otherwise dealing with the property in dispute by any of the one of the litigation। मतलब किसी भी एक पार्टी ने जब तक सूट क्या कर चल रहा था, कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था, उसी टाइम उसी दौरान उसने क्या किया, वो किसी को बेच दी होगी, ठीक है। Such transfer must affect the right of other party that may ultimately accrue under the terms of decree। अगर वो प्रॉपर्टी बेचने के बाद अगर कोर्ट उसके फेवर में आंसर दे देता है तो वो वैलिड है सेल, अगर कोर्ट उसके फेवर में आंसर नहीं देता तो वो वॉइड है सेल, ठीक है। मतलब अगर प्रायर इंटरेस्ट फेलियर हो जाएगा तो सब्स्टिट्यूट इंटरेस्ट अपने आप ही फेलियर आ जाएगा। एक नोट है, देखते हैं। A suit in the foreign court cannot operate as lis pendens, ठीक है। मतलब फॉरेन कोर्ट्स में ऐसा नहीं चलता, लेकिन हम तो इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉरेन कोर्ट में अगर ऐसा कोई केस चल रहा है, मतलब सोनू ने और मोनू ने, ठीक है, कोर्ट में जो केस लगाया वो कहाँ लगाया, इंडिया में ना लगा के बाहर लगाया, तो ऐसे में वो ये लॉ जो है वो ख़राब मतलब माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप इंडिया के नागरिक हो तो आपको इंडिया में ही केस लगाना पड़ेगा। अगर आप लोग ने बाहर केस लगाया तो वो अप्लाई नहीं होगा। मान लो मोनू साउथ अफ्रीका चला गया तो उसने साउथ अफ्रीका में ही केस लगा दिया, तो ऐसा नहीं होगा, इंडिया की प्रॉपर्टी है तो इंडिया में ही केस लगेगा। The doctrine of lis pendens does not apply on movables। movables पे नहीं होता। आईफोन पे केस चल रहा है, सोनू बोलता है मेरा है, मोनू बोलता है मेरा है। आईफोन पे केस चल रहा है, सोनू बोलता है मेरा है, मोनू बोलता है मेरा। जिसके हाथ में डंडा उसकी लाठी, मतलब जिसके हाथ में आईफोन होगा ना, जिसके हाथ में आईफोन होगा वो उसी का माना जाएगा और वो बेच सकता है। आप मूवेबल प्रॉपर्टी पे ये नहीं बोल सकते कि उसको रेस्ट्रिक्शन लगाओ सेल के लिए, और अगर आपको कोर्ट को रेस्ट्रिक्शंस लगानी है तो वो अपने अंडर में उसको क्या कर सकता है, सील कर सकता है। It is the essence of the rule that the right of immovable property is directly and specifically in question in the suit, ठीक है। The doctrine is not applicable in favor of third party। ये डॉक्ट्राइन थर्ड पार्टी के फेवर के लिए नहीं बना है। थर्ड पार्टी ने चाहे पूरा प्रॉपर पैसा दिया हो, कंसिडरेशन पूरा दिया हो, उसके बाद गुड फेथ में उसने प्रॉपर्टी खरीदी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कंपनसेशन मिल जाएगा, वो एक अलग केस चलेगा। बाकी यहाँ पे उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। The effect of this doctrine is not invalidate or avoid the transfer and prevent the vesting of title in the transfer, but to make subject to the decision of the case। The rule will operate even if the transferee pendent light and has no mending of the suit and proceeding at the time of transfer। मतलब कुल मिला के मैं एक बात बोलूँ, अगर थर्ड पार्टी को ये पता भी नहीं हो ना कि केस चल रहा है कोर्ट में, थर्ड पार्टी को पता नहीं हो और उसने गुड फेथ में चीज़ खरीदी हो, तो भी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि बेचने वाले का अगर ओनरशिप का राइट गलत है तो आगे मिलने वाले का भी गलत हो जाएगा। तो डॉक्ट्राइन ऑफ दिस
इट डज नॉट इनवैलिडेट। इसको डॉक्ट्राइन वो थर्ड पार्टी ये नहीं बोल सकती भाई साहब मुझे पता ही नहीं था, वो जो नई लड़की आई थी ना, क्या नाम था उसका, ऋतिका को पता ही नहीं था कि केस चल रहा था सोनू और मोनू के बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनवैलिडेट नहीं हो सकता वेस्टिंग द टाइटल बट द सब्जेक्ट टू द डिसीजन, ये कोर्ट के डिसीजन के बारे में पता, मतलब कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करता है। अगर आपको ओनरशिप मिल जाती है तो वो सेल जो है वो वैलिड मानी जाएगी, और अगर आपको ओनरशिप नहीं मिलती तो वो सेल क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन 52 में पढ़ लिया डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्पेंडेंस, ठीक है। अब दोबारा एक कहानी पढ़ेंगे और दोबारा एक मजे से क्या करोगे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठो, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। सेक्शन 35 क्या बोलता है कि दोनों हाथ में लड्डू नहीं होंगे, दोनों हाथ में लड्डू नहीं होंगे, ठीक है। दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिल सकते आपको, ठीक है। दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेंगे, एक हाथ में लड्डू मिलेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन बोलता है या तो इस हाथ में लड्डू ले लो या इस हाथ में लड्डू ले लो, मैं दोनों हाथ में लड्डू आपको नहीं दूंगा। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन बोलता है, मैं नहीं बोलती, मुझ पे मत देखो ऐसा, मुझ पे ऐसे मत देखो कि हाँ मैम हमको तो अच्छा लगता है दोनों हाथ में लड्डू, हम क्यों नहीं खाएंगे, हम खाओ भली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कौन बोलता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन बोलता है कि दोनों हाथ में लड्डू नहीं होंगे। कहानी सुनो, बड़ी मजेदार चीज। ये था हमारा राजू, ठीक है, दिख गया होगा आपको नेम, वैसे मेरे फेस के नीचे डक गया इसका नाम, ठीक है। ये है हमारा राजू, दिख रहा है, ठीक है, ये है हमारा राजू। इसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था काजू, ठीक है। राजू और काजू बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बचपन के फ्रेंड्स थे, ठीक है। मतलब ये है कि काजू जो भी बोले ना राजू मानता था। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, वो कौन सी थी, इश्क, ठीक है। इश्क मूवी देखना आप लोग, बड़ी मज़ेदार मूवी है। उसमें कौन है ये, अजय देवगन और कौन है ये, आमिर खान, ठीक है। अजय देवगन और आमिर खान बचपन के दोस्त होते हैं। अजय देवगन बहुत ही रईस होता है, बड़े ही बाप का बेटा होता है, मतलब बहुत रिच पर्सन होता है, और आमिर खान बहुत ही गरीब होता है। अजय देवगन के पापा बोलते हैं बेटा तू आमिर खान से बात मत कर, तू मत बात कर, ये दोस्त तेरे लायक नहीं है, ये बस्ती में रहता है, ये ऐसा है, ये वैसा है, आवारा है। लेकिन अजय देवगन फिर भी आमिर खान से बात करता है, ठीक है। मतलब दोनों की दोस्ती इतनी पक्की होती है कि बचपन के दोस्त होते हैं। ऐसे ही हमारे राजू और काजू है। राजू काजू पे इतना मरता है कि उसके बिगड़ नहीं रह सकता, ठीक है। मतलब काजू जो बोले वो राजू करता था, ठीक है। काजू जो भी बोलेगा राजू वो करेगा ही करेगा। अब क्या हुआ, एक दिन काजू क्या हुआ, उदास बैठा था और काजू ने बोला देख राजू मुझे ना एक चीज़ चाहिए, लेकिन मुझे वो मिल नहीं रही। राजू ने बोला बोल मेरे दोस्त तेको क्या चीज़ चाहिए। राजू ने बोला बोल मेरे दोस्त तेको क्या चीज़ चाहिए, क्या तेको उदास कर रहा है, मैं तेरे को वो ला के दूंगा। तो काजू ने बोला देख राजू तेरे को ये प्रॉपर्टी दिख रही है क्या, ये प्रॉपर्टी मुझे बड़ी ही अच्छी लगती है, ये प्रॉपर्टी मेरी फेवरेट है और मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है शर्मा जी की, और शर्मा जी इसको बेचना नहीं चाह रहे, ठीक है। मतलब काजू उदास था, काजू को ये घर चाहिए था, ये हसीन वादियों वाला घर, हसीन वादियों में काजू को रहना था, लेकिन शर्मा जी बेचने के लिए तैयार नहीं थे। शर्मा जी बोलते थे ये घर मैं नहीं बेचूंगा। तो राजू ने बोला देख काजू तू जो बोलेगा मैं तेरे को ला के दूंगा, तू टेंशन मत कर, मैं तेरे को ला के दूंगा। राजू गया किसके पास, शर्मा जी के पास। राजू गया शर्मा जी के पास और बोला शर्मा जी हमें आपका ये प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है। शर्मा जी ने बोला नहीं मुझे नहीं बेचनी ये प्रॉपर्टी मेरी है, मुझे यहीं रहना है, ठीक है। शर्मा जी ने साफ मना कर दिया राजू को कि नहीं मैं ये नहीं बेचूंगा। तो राजू ने बोला देखो शर्मा जी ये प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी दिख रही है आपकी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी थी, राजू की प्रॉपर्टी थी, और ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूंगा, ये 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आप अगर अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दोगे, ये वाला घर मुझे दे दोगे, तो मैं आपको अपना घर दे दूंगा, मैं आपको इसका ओनर बना दूंगा, ठीक है। अब शर्मा जी के मन में लालच आई, अरे वाह 2.5 करोड़ का घर देख के मुझे 4 करोड़ का घर मिल जाएगा।
अब शर्मा जी के पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? अगर शर्मा जी राजू की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको अपना ये घर किसको देना पड़ेगा? काजू को देना पड़ेगा। ठीक है। अगर शर्मा जी राजू की प्रॉपर्टी लेते हैं तो शर्मा जी को अपना ये घर किसको देना पड़ेगा? काजू को देना पड़ेगा। ठीक है। और अगर शर्मा जी बोलते हैं नहीं नहीं मैं ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये मेरी बीबी की आखिरी की निशानी है, मैं इसमें ही रहूँगा, ये मेरा ही घर है। कई लोग अकड़ू होते हैं ना, कई लोग अकड़ू होते हैं, नहीं बेचते। ठीक है। तो वहाँ पे शर्मा जी को ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, राजू वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। मतलब शर्मा जी के पास दो ऑप्शन है, या तो प्रॉपर्टी ए राजू वाली ले लो 4 करोड़ की, तो 2.5 करोड़ की छोड़नी पड़ेगी, और अगर 2.5 करोड़ की खुद की हेल्ड करना चाहता है तो राजू वाली छोड़नी पड़ेगी। मतलब दोनों हाथ में शर्मा जी को लड्डू नहीं मिलेंगे। ठीक है। ये बात हुई शर्मा जी की। अगर शर्मा जी राजू की प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो अपना घर उसको किसको देना पड़ेगा? काजू को देना पड़ेगा। अगर शर्मा जी राजू की प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो अपना घर उनको किनको देना पड़ेगा? काजू को देना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर शर्मा जी अकड़ू हो गए कि नहीं मैं ये घर नहीं बेचना चाहता, मैं अपने ही घर में रहना चाहता हूँ, और शर्मा जी ने मना कर दिया राजू के घर में रहने के लिए, शर्मा जी ने राजू का प्रॉपर्टी लेने से मना कर दिया, तो यहाँ पे राजू की प्रॉपर्टी राजू के पास रहेगी और शर्मा जी की प्रॉपर्टी शर्मा जी के पास रहेगी। लेकिन काजू का तो दिल टूट जाएगा। काजू का दिल टूट जाएगा तो उसके बदले में राजू को उसको कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि राजू ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तेरे को ये घर लाके दूंगा। अगर शर्मा जी मना कर देते हैं ऑफर के लिए और अपना घर हेल्ड करके रखते हैं तो राजू को काजू को कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोग को कहानी समझ में आई। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। राजू और काजू बहुत ही अच्छे दोस्त थे। काजू ने एक ख्वाहिश जताई कि मुझे ये 2.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी चाहिए शर्मा जी की। राजू ने बोला मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूँगा, और शर्मा जी के पास ऑफर लेके चला गया कि शर्मा जी मेरी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो और अपने 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दो। अगर शर्मा जी ले लेते हैं प्रॉपर्टी तो वो 2.5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी काजू को मिल जाती और 4 करोड़ वाली शर्मा जी को मिल जाती। लेकिन अगर शर्मा जी मना कर देते हैं तो शर्मा जी की प्रॉपर्टी शर्मा जी के पास रहेगी और राजू की प्रॉपर्टी राजू के पास रहेगी। तो राजू को इसके बदले में काजू को कुछ ना कुछ कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ सकता है, लेकिन 2 मिनट बाद इसको डिस्कस करेंगे। इलेक्शन में बी डिफाइंड एज चूजिंग बिटवीन 2 राइट्स। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 2 राइट के बीच में अपन को चूज करना पड़ेगा। वेयर देयर इज अ क्लियर इंटेंशन दैट बोथ वर नॉट इंटेंडेड टू बी इंजॉय। आपको दोनों हाथ नहीं मिलेंगे, दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक ही मिलेगा। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर्टी वाली कौन सी चाहिए, प्रॉपर्टी खुद की रखनी है या फिर राजू की रखनी है। ठीक है। प्रॉपर्टी इज गिवन टू यू इन द सेम डीड गिफ्ट वर आस्क्ड टू ट्रांसफर समथिंग बिलोंगिंग टू यू इज अनदर। ऐसे ही तो हुआ था कि शर्मा जी को बोला गया था राजू ने कि मैं आपको एक प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, और उसी सेम डीड में आप एक गिफ्ट ट्रांसफर करोगे किसको? काजू को। अनदर पर्सन मतलब काजू को। यहाँ पे अनदर पर्सन कौन था? काजू था। ठीक है। If you want to take the property, you should transfer your property to someone else. अगर शर्मा जी मान जाते हैं तो शर्मा जी को अपनी प्रॉपर्टी किसको देनी पड़ेगी? काजू को देनी पड़ेगी। अदरवाइज यू कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफर टू। अगर शर्मा जी मना कर देते हैं ट्रांसफर करने के लिए तो राजू भी उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं देगा। बोथ ट्रांसफर मस्ट बी ऑन सेम डॉक्यूमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही ट्रांसफर एक सेम डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, सेम डीड में होने चाहिए। बोथ ट्रांसफर मस्ट बी ऑन सेम डॉक्यूमेंट। ये जो दोनों ट्रांसफर है ये दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। कंसेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। शर्मा जी हाँ बोले या शर्मा जी ऐसे करें तो इसका मतलब क्या हुआ? कंसेंट मानी जाएगी, चाहे एक्सप्रेस्ड हो चाहे इम्प्लाइड हो। इलेक्शन अराइजेस ओनली व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर मेड इन सेम डॉक्यूमेंट। मैंने बोला था इलेक्शन जब ये होगा जब दोनों प्रॉपर्टी सेम डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर होगी। इफ ट्रांसफर डाई, मैंने बोला था एक पोजीशन आ सकती है, मैं बताती हूँ। अगर
शर्मा जी ने मना कर दिया प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से, तो राजू को काजू को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर शर्मा जी बोले कि नहीं मुझे मेरी प्रॉपर्टी रखनी है, तो शर्मा जी अपनी प्रॉपर्टी रख लेंगे, लेकिन राजू को तो काजू को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब मान लो राजू की डेथ हो जाती है, राजू कंपनसेशन देने ही जा रहा होता है काजू को और रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो यहाँ पे राजू के घर वाले भी काजू को कंपनसेशन देंगे। वो लायबल है काजू को कंपनसेशन देने के लिए। मतलब जो वादा राजू करके गया था उसको पूरा कौन करेंगे? उसके घर वाले करेंगे। यही बात मैं बोलना चाह रही हूँ। वापस देखो, इफ ट्रांसफरर डाई, अगर राजू मर जाता है बिफोर इलेक्शन एंड ट्रांसफर ही चूज इज ओन प्रॉपर्टी, और शर्मा जी बोलते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी लूंगा, देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ लीगल हायर टू कंपनसेट द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन था? काजू था। तो उसको कंपनसेशन करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। देखो, जो भी एक्ट बनता है, जो भी रूल बनता है उसके एक्सेप्शंस जरूरत है। तो यहाँ पे भी डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35 जो बोलता है उसका भी क्या है? कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू सन to B son and on the same instrument B transfer property to C. In that case need not to be elected and can keep his property. His son can have his gift. अब ध्यान से सुनना। A transfer is property B. A ने अपने बेटे को ट्रांसफर की and in the same deed, ठीक है, instrument transfer to B प्रॉपर्टी टू C, और B ने अपनी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर की? C को। इन दिस केस B नीड नॉट टू बी इलेक्ट एंड कैन कीप हिज प्रॉपर्टी, हिज सन कैन हैव अ गिफ्ट। ठीक है, मतलब A ने अपनी प्रॉपर्टी B को दी और B ने वो प्रॉपर्टी किसको दी? C को दी। ठीक है, और सेम प्रॉपर्टी जा रही है, तो यहाँ पे वो इलेक्शन नहीं है, वो एक तरीके का गिफ्ट है। यहाँ पे A ने ऑप्शन थोड़ी रखा B के पास, सिंपल गिफ्ट दिया। A ने अपनी प्रॉपर्टी B को दी और B ने अपनी प्रॉपर्टी C को दी। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, बस ऐसा गिफ्ट था, तो वो क्या होगा? इलेक्शन नहीं माना जाएगा। तो अगर आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हो तो वो इलेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर ए ऑप्शन रखता कि तेरे को ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, वो वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो होता। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल गिफ्ट दे रहा है, A B को और B C को। तो यहाँ तक हम लोगों ने दो डॉक्ट्राइन्स पढ़े। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस का मतलब ये होता है, सेक्शन 52 बोलता है, सेक्शन 52 ये बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का केस कोर्ट में क्या चल रहा है? पेंडिंग चल रहा है, तो आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, और अगर हुआ तो वो जो ट्रांसफ़र होगा वो वॉइड माना जाएगा। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35। सेक्शन 35 ये बोलता है कि दोनों हाथ में लड्डू नहीं होंगे, दोनों हाथ में से एक हाथ में लड्डू होंगे। अगर मतलब एक हाथ में ही आपको चीज़ मिलेगी। ठीक है, आपको इलेक्ट करना है कि आपको क्या चूज़ करना है, लेकिन अगर आप लोग दूसरे की प्रॉपर्टी चूज़ करते हो तो वो सेम डीड में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो इलेक्शन वाला है वो सेम डीड में बनेगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। If transferor give two benefit to a person, one particular benefit in lieu of the item of the property belonging to that person which the transferor asks to third party, then if a person elect he can retain the other benefit। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, वही चीज़ वापस बोल रहा है। अगर ट्रांसफरर दो बेनिफिट दे रहे हैं एक पर्सन को, वन पर्टिकुलर बेनिफिट अगर वो अपने पास रख रहा है, ठीक है, which the transferor has asked the third party, then if the person elect to retain he can retain the other benefit। मतलब अगर आपको इलेक्शन में एक बेनिफिट के साथ दूसरा बेनिफिट में मिल रहा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, एक के साथ मतलब दूसरा भी रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। मान लो काजू ने बोला था मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो राजू ने मिस्टर शर्मा को क्या बोला? मिस्टर शर्मा को बोला कि है ना, कहते हैं देखो मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी अगर मैं अपनी दे रहा हूँ तो काजू ने एक ही चीज़ बोली, राजू ने एक ही चीज़ बोली मिस्टर शर्मा को कि आपको मैं अपनी प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। अगर राजू इस जगह ऐसे बोलता है कि मैं आपको घर भी दे रहा हूँ, कार भी दे रहा हूँ, और कार पे क्या हो रहा है? लोन चल रहा है। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे घर तो दे दो, कार नहीं दो। अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ें इलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको एक एक्यूमुलेटेड करके बोला जा रहा है, आपको वही लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल बताऊँ,
आप लोगों ने सुना होगा कि जब हम लोग मर्जर वगैरह करते हैं तो मर्जर में असेट भी जाती है और लाइबिलिटीज भी जाती है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ आप असेट ले रहे हो, लाइबिलिटीज नहीं ले रहे हो। अगर आपको इलेक्ट करना है तो आपको दोनों लेना पड़ेगा, दोनों में से एक चूज नहीं कर सकते, ऐसा ही बोल रहा है। मतलब अगर ट्रांसफरर दो बेनिफिट दे रहा है तो दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एक तो ले रहा हूँ बेनिफिट, दूसरा नहीं लूंगा, ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, A transferred to you his paddy field, take a transfer to you his paddy field in the same deed of transfer asks you transfer your house to C। मतलब A ने किसको मुझे बोला कि मैं तुमको पैडी फील्ड दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब पैडी फील्ड दे रहा हूँ, मतलब अपनी ज़मीन तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बदले में तुम C को अपना घर दे दो, ठीक है। अब अगर A को इफ़ यू अगर मुझे पैडी फील्ड चाहिए तो मुझे अपना घर C को देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे अपनी पैडी फील्ड चाहिए, अगर मुझे अपनी पैडी फील्ड चाहिए तो अपना घर रखना पड़ेगा। सिंपल बताती हूँ। एक पर्सन है ए, उसने मुझे बोला मैं आपको अपनी पैडी फील्ड दे रहा हूँ और आप अपना घर किसको दे दो? सी को दे दो। अगर मुझे मेरा घर चाहिए तो पैडी फील्ड में दूंगी, पैडी फील्ड मुझे नहीं मिलेगी। और अगर मैं पैडी फील्ड लेती हूँ तो मुझे घर किसको देना पड़ेगा? सी को देना पड़ेगा। सिंपल है, एक बार वापस पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है देखो। अ ट्रांसफर टू यू, ए ने ट्रांसफर किया फील्ड इन द सेम डीड, उसने बोला कि मैं पैडी फील्ड अपना घर किसको दूं? अगर मुझे पैडी फील्ड चाहिए तो मैं अपना घर किसको दूं? सी को दूं। अगर मुझे पैडी फील्ड चाहिए तो मुझे मेरा घर सी को देना ही पड़ेगा। और अगर मुझे पैडी फील्ड नहीं चाहिए तो मुझे मेरा घर चाहिए, पैडी फील्ड नहीं चाहिए घर चाहिए तो मैं घर रखूंगी और पैडी फील्ड के लिए मना कर दूंगी। सिंपल। इन केस ऑफ डिसेबिलिटी द कंडीशन शेल बी पोस्टपोन्ड। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि राजू और काजू के बीच में जो बात हुई, ठीक है, अब क्या हुआ, मिस्टर शर्मा के पास गया तो सही राजू, लेकिन मिस्टर शर्मा बीमार थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो रेस्ट कर रहे थे, उनके पास टाइम नहीं, मतलब टाइम क्या, मतलब अभी वो अपनी कहते हैं ना कि सही माइंड में नहीं थे बात करने के लिए, तो उस कंडीशन को जब तक पोस्टपोन करके रखा जा सकता है। हो सकता है राजू ने मिस्टर शर्मा को ऑफर दे दिया हो, लेकिन मिस्टर शर्मा ने बोला मैं सोच के बताऊंगा, इस बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उस टाइम के लिए वो ऑफर को पोस्टपोन करा जाता है। तो अगर किसी भी पार्टी का डिसेबिलिटी हो जाता है द कंडीशन शैल बी पोस्टपोन अंटिल डिसेबिलिटी सीजेस। अंटिल डिसेबिलिटी सीजेस का मतलब होता है जब तक वो डिसेबिलिटी सही नहीं होती, और अंटिल द इलेक्शन इज मेड बाय सम कॉम्पिटेंट। या फिर राजू, हो सकता है कि काजू का मन बदल गया और काजू ने बोला ठीक है राजू मुझे ये घर नहीं चाहिए, अब मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, तू रहने दे इसको, मिस्टर शर्मा को बोली मत, ठीक है। तो एक या तो पार्टी का दिल बदल गया और दूसरे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दूसरे के साथ करना चाहता हूँ, या फिर वेट करो। समझ में आया? मतलब अगर मिस्टर शर्मा को कुछ हो जाता है तो अगर आपको वही घर चाहिए तो वेट करो, या तो उसके डिसीजन का, या फिर कुछ और ले लो, आपकी मर्जी है। यहां तक हमारे दो क्या हो गए, डॉक्ट्राइन्स कंप्लीट हो गए, और यहाँ तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट, ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर और ट्रांसफर बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से, किसमें? पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि होल्डिंग आउट क्या होता है। ऐसा पार्टनर जो रियल में पार्टनर नहीं है, लेकिन उसके एक्शन से लग रहा है कि वो पार्टनर है। जैसे कि दो दोस्त हैं मिलके दुकान चलाते हैं, पार्टनर थे, दो दोस्त थे मिलके दुकान चलाते थे, पार्टनर चलाते थे, उनका तीसरा दोस्त गल्ले पे आके बैठ जाता है, वो दोस्त उसको मना नहीं करते, और उसको देख के अगर पब्लिक उनको लोन दे देती है और वो बंदा पैसे लेके भाग जाता है, तो दूसरे पार्टनर लायबल है, क्योंकि उन लोगों ने जो लोग पैसे दे रहे थे, जो क्रेडिटर्स पैसे दे रहे थे, उनको उन लोगों ने क्यों नहीं बताया कि ये हमारा पार्टनर नहीं है। तो किसी पर्सन का ऐसा रिएक्शन करना कि वो ओनर है ही नहीं प्रॉपर्टी का, लेकिन फिर भी ओनर लग रहा है, उसने प्रॉपर्टी बेच दी, तो क्या होता है, ठीक है। होल्डिंग आउट का मतलब समझ में आ गया? आप जो हो नहीं लेकिन आप दिखा रहे हो तो क्या होगा, कई बार उसको माना जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, बार बार नेम ही चल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा भोला,
ठीक है, ये था हमारा भोला, बड़ा ही भोला दिल का था, बड़ा ही प्यारा दिल का था, बड़े ही मजे से जीता था बेचारा, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके पास एक घर था। देखो घर कितना प्यारा है, इसके बचपन का घर है, बचपन से ही यहाँ रहता था। ठीक है, मतलब इससे इसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। बोला था, बोला बहुत ही बोला था, रियल में बोला था, सिर्फ इसका नाम ही बोला नहीं था, इसका दिल से भी ये बहुत बोला था। और ये इस घर में बड़े ही प्यार से रहता था अपने मम्मी पापा के साथ। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका एक दोस्त आया। तो इसका एक दोस्त आया, कांगे दोस्त, हाँ ये रहा दोस्त। ठीक है, तो इसका एक दोस्त था। ठीक है, इसका नाम था मेहता। ठीक है, इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा, इसका नाम क्या था, हम लोगों ने एक बार नाम दे देते हैं यार इसको, भोला। ठीक है, इसको हम लोगों ने दिया भोला। ठीक है, और ये तो मैं बोलती हूँ बड़ा ही शाना था। ठीक है, मतलब इसका नाम था मेहता। ठीक है, इस मेहता को इसने घर में रखा। ये इसका दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था। बोला इसको घर की ज़रूरत थी, तो बोला ने बोला कि कोई बात नहीं मेहता, तू मेरे घर में रह। दोनों घर में बड़े प्यार से रहते थे। बोला का घर था, बोला रहता था बड़े ही प्यार से। मेहता आया, उसको मेहता को भी उसने रखा, और क्या हुआ, बड़े ही प्यार से वो दोनों रहने लगे। लेकिन मेहता को यहाँ पे रहने में बड़ा मज़ा नहीं आता था। मेहता का दिमाग हमेशा ही उल्टा फिरा खराफती रहता था कि मैं कैसे कैसे बहुत जल्दी पैसे वाला हो, कैसे अपना सपना मनी मनी करूं, अपना सपना मनी मनी करूं। ठीक है, तो मेहता का दिमाग खुराफती घूमता रहता था। रहता वो बोला के घर में था, बड़े ही प्यार से रहता था। तो एक दिन उसको ये बूढ़े अंकल मिले, और बूढ़े अंकल ने बोला कि देख मेहता, मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तेरे को एक डीलिंग देता हूँ, अगर तू मुझे ये घर देगा तो मैं तेरे को बिजनेस करने के लिए दूंगा। मतलब अगर तू मुझे घर देगा तो मैं तेरे को क्या करूँगा इस बिजनेस, मतलब मैं तेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट कराऊंगा, मैं तेरे को जॉब दूंगा। मतलब इस बूढ़े अंकल ने इस मेहता को लालच में फंसाया, क्योंकि मेहता को तो वैसे भी पैसा चाहिए था। तो मेहता को इस बूढ़े अंकल ने लालच में फंसाया कि तू मुझे ये घर देगा तो मैं तेरे को ये दूंगा। ठीक है, इस बूढ़े अंकल को मेहता ने बुलाया घर पे। ठीक है, चाय पिलाई। ठीक है, और बिजनेस की बातें करने लगा और घर दिखाने लग गया। ठीक है, बिजनेस की बातें करने लग गया और घर दिखाने लग गया। ठीक है, और बोला ये सब कुछ आराम से देख रहा था। बोला बहुत ही बोला था, और उसको ऐसा लगा कि ठीक है मेहता का बिजनेस चल रहा है, मेहता खुश रहे। ठीक है, उसको बिजनेस चल रहा है। उसने ये जो बूढ़े अंकल थे, उस बूढ़े अंकल को ये तक नहीं बताया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। मेहता उसको आराम से घर दिखा रहा था, लेकिन उस पर्सन ने, बोला ने उसको कुछ बोला नहीं। ठीक है, मैं बोला जैसे ही अंकल बोले, बूढ़े अंकल बोले बड़ा ही प्यारा घर है, कितना सुंदर घर है, मज़ा आ जाएगा इसमें रह के। उसके बाद भी बोला नहीं बोला, बस यूं कर रहा था। तो इसका मतलब अगर मेहता ने उस प्रॉपर्टी को बूढ़े अंकल को बेच दिया तो वो वैलिड ट्रांसफ़र हो जाएगा, वॉइड ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे बोला ये नहीं बोल सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि जब वो मेहता उस बूढ़े अंकल को दिखा रहा था, जब वो बूढ़े अंकल उस चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे, तब भोला क्यों नहीं बोला, तब वो ये सीधा बन के क्यों रहेगा कि मेहता का बिजनेस चलता रहे। ठीक है, मतलब अगर उसने तब नहीं बोला तो अब क्यों बोल रहा है, समझ में आया। तो ऐसे ट्रांसफ़र को वैलिड ट्रांसफ़र माना जाएगा, ट्रांसफ़र बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर। देखो मेहता जो था ना, वो ऑब्स्टेंसिबल ओनर था, रियल ओनर नहीं था, उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी, उसके बाद भी उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी। और जो ओनर था, रियल ओनर था, वो सिर्फ करता जा रहा था। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको सच्चाई पता है या नहीं है। जब वो उसको दिखा रहा था घर, तो वो बोल सकता था ये घर मेरा है, वो घर इसका नहीं है। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। रियल ओनर तो हमारा भोला था, लेकिन मेहता क्या था, ऑब्स्टेंसिबल ओनर था। और अगर ये सेल हो गई तो ये बूढ़े अंकल को जो घर मिलेगा वो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। तो ये है हमारा सेक्शन 41। देखो, द ट्रांसफरर इज द ऑब्स्टेंसिबल ओनर। किसने ट्रांसफर किया था, मेहता ने ट्रांसफर किया था। तो मेहता क्या हो गया, ऑब्स्टेंसिबल ओनर हो गया। तो ट्रांसफरर इज कॉल्ड ऑब्स्टेंसिबल ओनर, जो कि मेहता था। ही इज सो बाय द कंसेंट। अच्छा, वो कैसे बना ऑब्स्टेंसिबल ओनर, कंसेंट मिली थी ना, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड ऑफ रियल ओनर। जब बूढ़े अंकल बोल रहे थे ना, जब बूढ़े अंकल बोल रहे थे घर बड़ा ही प्यारा है, इसमें रहने में मजा आ जाएगा, तो बोला ऐसे कर रहा था ना,
तो इसका मतलब चाहे एक्सप्रेस चाहे इम्प्लाइड कंसेंट मिले, रियल ओनर ने उसको कंसेंट दे दी तो मेहता उस घर को बेच सकता है। द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन। जो बूढ़े अंकल थे ना वो उसको मेहता को पैसे देंगे, फ्री में नहीं लेंगे वो घर, कंसिडरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए। द ट्रांसफरी हैज इन गुड फेथ। ट्रांसफरी जो बूढ़े अंकल थे उनको थोड़ी पता था ये घर भोला का है या मेहता का है, उसने तो गुड फेथ में घर लिया था। अगर आप लोग को बताना ही था तो आप भोला बताता ना बूढ़े अंकल को कि ये घर मेरा है, ठीक है। तो ट्रांसफरी तो गुड फेथ में ही काम कर रहा था। हैज एक्टेड इन गुड फेथ टेकिंग रीजनेबल केयर टू टेक द ट्रांसफर पावर टू ट्रांसफर। बूढ़े अंकल तो उस घर को देखने भी आए थे और उन्होंने ये भी देखा था कि ये घर मतलब मेहता का है या नहीं है, और उसने तो उस घर के बारे में बातें भी की भोला से, लेकिन भोला ने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, उसने तो पूरी कोशिश की थी ये जानने की ये घर किसका है, लेकिन उसने गुड फेथ में काम किया था। The doctrine make an exception to the rule that the person cannot confer a better title than he has। एक पढ़ा था अपन, एक लास्ट क्लास में पढ़ चुके हम लोग, नो वन कैन ट्रांसफर बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ, ठीक है। मतलब जो ओनर होगा वही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके अलावा कोई भी दूसरा पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। हम लोगों ने ये लॉ पढ़ा था, ठीक है, मतलब ये एक हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्ट्राइन, ठीक है। अब ये डॉक्ट्राइन जो हमारा नया डॉक्ट्राइन है, कौन सा डॉक्ट्राइन है ये, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑब्स्टेंसिबल ओनर। ऑब्स्टेंसिबल ओनर मैं बोल सकती हूँ कि एक्सेप्शन है किसका, नो वन कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ। अब उसमें बोलते हैं सिर्फ ओनर ही ट्रांसफर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर बाय होल्डिंग या ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। An ostensible owner is one who has all indica of ownership without being a real owner। वो रियल ओनर नहीं था, उसके बाद भी उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अच्छा, यहाँ पे मेरी बात सुनना, हम लोगों ने 3 डॉक्ट्राइन पढ़े। पहला लिस पेंडेंस, ठीक है, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिस पेंडेंस पढ़ा, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ठीक है। और तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ ऑब्स्टेंसिबल ओनर। तो लिस पेंडेंस, इलेक्शन और ऑब्स्टेंसिबल ओनर तीनों ही बड़े मजेदार है, किसी में से भी केस उठ के आ जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एक्सटोपल। डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एक्सटोपल, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सटोपल, ठीक है, होल्डिंग आउट या एक्सटोपल, ठीक है, लेकिन ये है फीडिंग द ग्रांट ऑफ एक्सटोपल। ये बहुत ही अच्छा डॉक्ट्राइन है। एक बार लंबी सांस लो, 5 मिनट के लिए रेस्ट करो, उसके बाद स्टार्ट करना ये, क्योंकि 3 पढ़ चुके हम लोग। कौन कौन से, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन और डॉक्ट्राइन बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर। अब पढ़ते हैं हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एक्सटोपल, ठीक है, फीडिंग द ग्रांट ऑफ एक्सटोपल। ध्यान से सुनना, ये थे मिस्टर गुप्ता, ये थे मिस्टर गुप्ता। इस मिस्टर गुप्ता में, एक सेकेंड, ये थे मिस्टर गुप्ता, और इस मिस्टर गुप्ता का बड़ा ही प्यारा घर था। मिस्टर गुप्ता ने अपनी जीवन भर की कमाई क्या कर दी, एक घर में लगा दी और एक घर बनाया बड़ा ही प्यार से। बहुत ही उम्मीदों से मिस्टर गुप्ता ने एक घर बनाया, ठीक है, बहुत मेहनत करके बेचारे ने एक घर बनाया, ठीक है, और ज़िंदगी भर कमाया, ठीक है। अब मिस्टर गुप्ता का एक बेटा था राज, और हर किसी को बोलता था, नाम तो सुना ही होगा राज, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा राज, ठीक है, और बहुत ही अपने आप को रईस समझता था। ये कहता था, मिस्टर गुप्ता का मैं इकलौता बेटा हूँ, ठीक है, मिस्टर गुप्ता का मैं इकलौता बेटा हूँ और मैं राज हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये राज को ऐसे एटीट्यूड में रहने की आदत हो गई और इसकी वजह से गलत संगति में चला गया। ऐसे एटीट्यूड में ये रहने लगा और उसकी वजह से गलत संगति में राज चला गया, ठीक है। मिस्टर गुप्ता का इकलौता बेटा, जिस मिस्टर गुप्ता ने इतना प्यारा घर अपने इकलौते बेटे के लिए बनाया, राज के लिए बनाया, लेकिन राज तो कुछ अलग ही दुनिया में चला गया, अलग ही रहने लग गया। अब क्या हुआ,
अब क्या हुआ, राज को पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। राज को दिन में बहुत बार मतलब पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। वो मिस्टर गुप्ता से कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 ले जाता था। ठीक है, तो मिस्टर गुप्ता ने एक दिन राज को बोला, सुन राज, मैं तेरे को आज से कोई पैसे नहीं देने वाला, तू अपना खर्चा पानी अपने आप संभाल, मैं तेरे को कोई भी पैसे वैसे नहीं देने वाला, समझ गया। अब राज आ गया टेंशन में। राज को लगा मैं इकलौता बेटा हूँ अपने पापा का, उसके बाद भी मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते, ये घर क्या करेंगे, इसमें जो इतनी प्यारी प्यारी दीवारें, सोना चांदी पड़ा है, उसका क्या करेंगे, मेरे इकलौते बेटे को मुझे पैसे नहीं देते। राज ने ये घर दिखाया किसको, अपने दोस्त को। राज ने अपने इस पर्सन को, ठीक है, इस पर्सन को घर दिखाया। ठीक है, राज ने इसको घर दिखाया, इसका नाम दे देते हैं गोली। ठीक है, इस गोली को घर दिखाया और बोला, गोली जी ये घर मुझे दे दो, ये घर मेरा है, ये बड़ा ही प्यारा घर है और मैं आपको ये घर बेचना चाहता हूँ। ठीक है, गोली को बड़ा ही प्यारा घर लगा और गोली ने ये घर खरीद लिया और राज को इसके बदले में पैसे दे दिए। ठीक है, अब राज के मन में दगा थी। ठीक है, राज के मन में दगा थी कि राज को पता था मैं तो ओनर हूँ नहीं, मैं ओनर तो मेरे पापा है, मिस्टर गुप्ता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अचानक से मिस्टर गुप्ता की डेथ हो जाती। अचानक से मिस्टर गुप्ता की डेथ हो जाती है और ये घर अब राज के नाम पे हो जाता है। ये घर अब राज के नाम पे हो जाता है, तो राज के नाम पे हो जाता है घर। ठीक है, 1 महीने बाद गोली आता है। 1 महीने बाद गोली आता है और बोलता है कि ये घर का पोजीशन मुझे दे, क्योंकि मैंने ये घर खरीदा हुआ है और मैंने इसके बदले में तुझे पैसे दे दिए। तो राज बोलता है गोली को कि जिस टाइम आपने ये घर खरीदा था ना, वो मेरे पापा के नाम पे था, मेरे नाम पे नहीं था, मैं इस घर का ओनर था ही नहीं, और अगर उसके बदले में तुमने मुझे पैसे दिए तो वो सेल वॉइड है, क्योंकि मैं ओनर हूँ ही नहीं। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये घर मेरा है, ठीक है, और मैंने ये घर आपको बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये सेल वैलिड मानी जाएगी? क्या गोली को ये घर मिलना चाहिए, या राज ने जो चालाकी की, जो घर दिखाया गोली को और बोला कि ये मेरा है, लेकिन वो उसका था नहीं। ठीक है, मतलब था नहीं, अब तो वो ओनर बन गया है राज, लेकिन पहले नहीं था, तो क्या अब ये सेल वैलिड मानी जाएगी? केस वापस एक बार समझा देती हूँ। मिस्टर गुप्ता है, मिस्टर गुप्ता के पास घर था, उनके नाम पे था, राज उनका बेटा था। राज को गलत आदतें पड़ गई, उस गलत आदतों के चक्कर में उसने ये घर गोली को बेच दिया और पैसे ले लिए। थोड़े टाइम बाद मिस्टर गुप्ता की डेथ हो जाती है और मिस्टर गुप्ता की डेथ होने के बाद सारी प्रॉपर्टी राज के नाम पे हो जाती है। और 1 महीने बाद गोली आता है और बोलता है कि ला राज, ये घर मुझे दे, क्योंकि ये घर मैंने खरीदा था। राज मना कर देता है, बोल देता है कि जिस टाइम आपने ये घर खरीदा था उस टाइम मैं ओनर ही नहीं था प्रॉपर्टी का, उस टाइम तो मेरे पापा ओनर थे। क्या ये सेल वैलिड है या वॉइड है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, बताओ मुझे, ऐसे मत बैठो और पैसे मत बैठो, क्या ये सेल वैलिड है या वॉइड है? तो ये सेल वैलिड मानी जाएगी, ये सेल वैलिड मानी जाएगी। क्यों वैलिड मानी जाएगी? क्योंकि अब राज ओनर है और राज ओनर है तो वो उसको प्रॉपर्टी को बेचेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि गोली ने तब से लेके आज तक ये एग्रीमेंट कैंसिल नहीं किया और गोली ने गुड फेथ में सारा काम किया। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं इसके पूरे डॉक्ट्राइन को। देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट था किसके बीच में? राज और गोली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ट्रांसफर करनी थी इमूवेबल प्रॉपर्टी। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉज फॉर कंसिडरेशन। गोली ने राज को उसके बदले में पैसे दिए थे, गोली नहीं दी थी। गोली ने गोली नहीं देके पैसे दिए थे, मतलब कंसिडरेशन दिया था। ट्रांसफरर हैज नो राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। राज के पास ये राइट नहीं था प्रॉपर्टी सेल करने के बाद। इट वॉज द इफेक्ट दैट द ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अचानक से राज के पास ये राइट आ गया। द ट्रांसफरी हैज नॉट रिजाइन, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ट्रांसफरी ने आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया। The transferor is found to have subsequently acquired the interest which he possessed to transfer। मतलब राज के पास अचानक से राइट आ गया था ट्रांसफर करने का।
ट्रांसफर ही एक्टेड इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ राइट ऑफ अंडर द प्रायर ट्रांसफर। गोली को तो ये पता ही नहीं था कि घर मिस्टर गुप्ता के नाम था, और गोली ने गुड फेथ में वो घर खरीदा था और पैसे दे के खरीदा था, गोली को तो कुछ पता ही नहीं था। Now the transferor cannot revoke the contract on the ground that at the time of contract he has no right to transfer the property। तो अब राज ये नहीं बोल सकता कि जिस टाइम मैंने ये घर बेचा था उस टाइम ये घर मेरे नाम पे नहीं था, ये तो मेरे पापा के नाम पे था। नोट, द रूल इज एन एक्सेप्शन एज द स्पाइस सक्सेशन। ये हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट क्लास में। स्पाइस सक्सेशन ये बोलता है कि एक पर्सन जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, एक ऐसा पर्सन जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है ये सोच के कि ये प्रॉपर्टी मुझे मिलने वाली है, तो वो वॉइड माना जाता है। वहाँ पे वॉइड माना गया, लेकिन यहाँ पे वैलिड माना गया, क्योंकि यहाँ पे उसको बाद में राइट मिल गया था, यहाँ पे बाद में उसको राइट मिल गया था, तो ये स्पाइस सक्सेशन का एक्सेप्शन है, ठीक है। बट दिस रूल डज नॉट वायलेट द राइट ऑफ बोनाफाइड ट्रांसफरी विद कंसिडरेशन विदाउट नोटिस, ठीक है। तो ये बोनाफाइड ट्रांसफरी के लिए बना गया और ये रूल इसके लिए नहीं तोड़ा जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने 4 क्या पढ़ लिए, डॉक्ट्राइन पढ़े, 4 डॉक्ट्राइन पढ़े। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ, ये हम लोगों ने इससे पहले कौन सा पढ़ा था, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सटोपल और डॉक्ट्राइन ऑफ फीडिंग द ग्रांट ऑफ एक्सटोपल। चारों आई थिंक समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गए हो। एक बार यहाँ तक अच्छे से देखो। ठीक है, तो 4 हो गए। 4 कौन से डॉक्ट्राइन पढ़े, सबसे पहले लिस पेंडेंस, फिर इलेक्शन, उसके बाद एक्सटोपल, उसके बाद फीडिंग द ग्रांट ऑफ एक्सटोपल। नेक्स्ट डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर सेक्शन 53 बताता है। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। ये था क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको पैसे देने होते हैं, ठीक है, जिसको पैसे देने होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसको पैसे देने होते हैं, ठीक है, मतलब जिसको पैसे देने होते हैं, ठीक है। और डेटर कौन होता है, डेटर वो होता है जिससे पैसे लेने होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है। और क्रेडिटर वो होता है जिसको पैसे देने होते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना ये मेरा डेटर है, डेटर मतलब इससे मुझे पैसे लेने हैं, ठीक है, लेने हैं, तो मैं इसकी क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, एक पर्सन था, मतलब क्रेडिटर और डेटर में क्या होता है कि क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं और क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं और डेटर को पैसे लेने होते हैं, ठीक है, समझ में आई। तो डेटर से हमें पैसे लेने होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या हुआ, आप क्रेडिटर डेटर छोड़ो, ठीक है, अकाउंट छोड़ो, मान लो कहाँ है, हाँ, ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर बी के क्रेडिटर है। मिस्टर ए कौन है, मिस्टर बी के क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब उसको पैसे देने हैं, ठीक है, मतलब इसको पैसे देने हैं, ये देनदार हुआ, ठीक है, कहाँ गया पेन, ठीक है, इसको देने हैं और इससे लेने हैं, ठीक है, ये लेनदार हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर बी पैसे नहीं दे रहा, मिस्टर बी पैसे दे ही नहीं रहा। मिस्टर ए ने बोला पैसे दे दे, मिस्टर बी ने नहीं दिए, मिस्टर ए ने फिर बोला पैसे दे दे, नहीं दिए, मिस्टर ए ने नोटिस दिया, उसके बाद भी मिस्टर बी ने पैसे नहीं दिए, ठीक है। तो मिस्टर ए चला गया कोर्ट में, मिस्टर ए चला गया कोर्ट में और क्या हुआ, मिस्टर ए चला गया कोर्ट में। तो मिस्टर ए कोर्ट में चला गया, तो मिस्टर ए के बी के पास एक प्रॉपर्टी थी, मिस्टर ए बी के पास प्रॉपर्टी थी, तो मिस्टर बी बोलता है
कि मुझे पता है कि मेरी गलती है। मिस्टर बी के पास एक प्रॉपर्टी थी, मिस्टर बी को ये भी पता था कि उसकी गलती है और कोर्ट ये प्रॉपर्टी उठा के किसको दे देगी, मिस्टर ए को दे देगी। कोर्ट ये प्रॉपर्टी उठा के मिस्टर ए को दे देगी तो मिस्टर बी ने एक चालाकी की। क्या चालाकी की? एक लड़की को बुलाया, गीता। इस गीता को बुलाया और ये प्रॉपर्टी क्या कर दी, मिस्टर बी ने किसको दे दी, गीता को दे दी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। वापस सुनना, मिस्टर ए पैसे मांगता था, किससे, मिस्टर बी से, लेकिन मिस्टर बी पैसे नहीं दे रहा था तो मिस्टर ए ने कोर्ट में केस कर दिया। मिस्टर बी को पता था कि मैं फंस जाऊंगा तो मिस्टर बी ने वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर दी, गीता को ट्रांसफर कर दी। ये जो ट्रांसफर माना जाता है ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर बी ने ऐसा सोच के ट्रांसफर किया है कि यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो इसके पैसे लेके मैं बाहर भाग जाऊंगा। समझ में आया? मतलब उसका मेन इंटेंशन ही ये था कि मिस्टर ए को पैसा नहीं देना है, तो मिस्टर ए को पैसे नहीं देने के चक्कर में उसने ट्रांसफर कर दी गीता को प्रॉपर्टी। देखते हैं एक बार। वेयर अ पर्सन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन था यहाँ पे, क्रेडिटर कौन था, मिस्टर ए। ठीक है ना। वेयर द पर्सन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी so that his creditor shall not have anything out of property, the transfer is called fraudulent transfer। तो ये ट्रांसफर fraudulent ट्रांसफर माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे मिस्टर बी ने जानबूझ के प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गीता को, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने ट्रांसफर नहीं की तो ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं मिस्टर ए को मिल जाएगी। A debtor in order to defeat or delay the right of the creditor, वो खत्म करना चाहता था मिस्टर ए का राइट। ठीक है, तो इसलिए मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। मैं ट्रांसफर इस प्रॉपर्टी टू सम पर्सन कौन थी, गीता थी। Such a transfer is voidable at the option of creditor। At the option of creditor का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर यहाँ पे जो मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गीता को, मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गीता को, अगर मिस्टर ए केस लगा देता है कि ये प्रॉपर्टी गलत ट्रांसफर की गई है, ये प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफर की गई है ताकि ये मुझे पैसे ना दे पाए, और अगर ये चीज़ मिस्टर ए प्रूफ कर लेता है, मिस्टर ए प्रूफ कर लेता है कि कोर्ट में, तो ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, वरना तो वैलिड है। अगर मिस्टर ए केस लगाता ही नहीं है या मिस्टर ए को पता ही नहीं चलता कि मिस्टर बी के पास कोई प्रॉपर्टी है और कोर्ट में केस जाता ही नहीं है, तो इसका मतलब वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, वॉइड नहीं माना जाएगा। ये डिपेंड करता है क्रेडिटर पे, मिस्टर ए पे डिपेंड करता है कि वो केस करता है कि नहीं करता कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर वॉइड है। ठीक है, अगर मिस्टर ए को पता चलता है और वो केस करता है और केस में ही प्रूफ कर पाता है कि ये ट्रांसफर उसको पैसे ना देने के चक्कर में किया गया है, तो वो वॉइड माना जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, इसको क्या माना गया, वॉइडेबल माना गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे है ना। तो सच ए ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर। यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर ये क्या माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा। अब देखो आगे, द ट्रांसफर इज वैलिड एज so long as the creditor does not challenge in the court and get it declare the transfer is invalid। अगर ये प्रूफ नहीं कर पाता या फिर कोर्ट में केस करता ही नहीं है मिस्टर ए, तो वो ट्रांसफर वैलिड माना जाता है। द क्रेडिटर स्यू, अगर क्रेडिटर स्यू कर दे तो इफ ही प्रूफ, अगर प्रूफ कर दे तो ट्रांसफर इनवैलिड हो जाएगा, और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए, इफ ही डज नॉट प्रूफ, तो ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनना, मिस्टर बी से पैसे मांगता था और गीता भी पैसे मांगती थी। मिस्टर ए भी पैसे मांगता था और गीता भी मांगती थी। तो मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए को तो पैसे नहीं दिए पर गीता को दे दिए। गीता भी क्या थी, क्रेडिटर थी, और मिस्टर ए भी क्रेडिटर थे। तो अगर आपके बहुत सारे क्रेडिटर है, और उनमें से आप किसी एक को ट्रांसफर करना चाहते हो बाकियों को छोड़ के, आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी कि गीता को मुझे पहले पैसे देने चाहिए, तो वहाँ पे वो वैलिड माना जाएगा, वॉइड नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, दूसरे क्रेडिटर जैसे मिस्टर ए है, वो ये केस लगा सकता है कि इस प्रॉपर्टी में हिस्सा बराबर का हो, कुछ हिस्सा मुझे मिले, कुछ हिस्सा गीता को मिले, तो वो
हो सकता है, बाकी वो ट्रांसफर तो वैलिड होगा, ठीक है। तो मियर प्रेफरेंस ऑफ वन क्रेडिटर ओवर द अदर, मतलब गीता भी क्रेडिटर थी और मिस्टर ए भी क्रेडिटर थे, लेकिन दोनों में से मिस्टर बी ने प्रेफरेंस किसको दी, गीता को दी, तो इसको फ्रॉडुलेंट नहीं माना जाएगा। इवन इफ द होल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर नथिंग इज लेफ्ट और अदर क्रेडिटर, और अगर दूसरे क्रेडिटर्स के बारे में के लिए कुछ नहीं भी बचता ना, तो भी ये क्या माना जाएगा, वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। आगे देखो, अच्छा अगर गीता को ये ट्रांसफर पिछले 3 महीने पहले हुआ, जो इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा था, इंसॉल्वेंसी के केस लगने से पिछले 3 महीने में ट्रांसफर हुआ, मतलब केस लगा 1 जनवरी 2021 में और ट्रांसफर हुआ था अगस्त 2020 में, तो वो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा। केस के पिछले 3 महीने में आपने कुछ ट्रांसफर नहीं किया, अगर पिछले 3 महीने में अगर आपने कुछ ट्रांसफर किया है तो वो वॉइडेबल माना जाएगा। पिछले 3 महीने से पहले अगर आपने किया है तो वॉइडेबल नहीं माना जाएगा, वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो बट द अदर क्रेडिटर में फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, दूसरे क्रेडिटर फाइल भी कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में 3 महीने में अगर ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो 3 महीने का ही खेल होता है। अगर आप लोगों ने बहुत सारे क्रेडिटर में से किसी एक को प्रेफरेंस दी है और 3 महीने में दूसरे क्रेडिटर्स अगर ये बात जान जाते हैं तो दूसरे क्रेडिटर अपना हिस्से के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर ही करेंगे। और वैसे भी अगर आप नॉर्मली जो इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा था कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट है, अगर उससे भी 3 महीने पहले अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो वो भी वैलिड ही माना जाता है। If a debtor is adjudicated as insolvent, their interest will be protected and transfer will be declared as fraudulent transfer, ठीक है। तो अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो ट्रांसफर वॉइडेबल फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर मान के फिर क्या होगा, वो प्रॉपर्टी बिकेगी और सब क्रेडिटर्स में बटेगी। The transfer will be set aside and property will be distributed among all creditors, तो वो अगर प्रूफ कर देते हैं कि बाकी क्रेडिटर की हमारा भी कर्जा है और गीता का भी कर्जा है, तो वो प्रॉपर्टी या तो बेच दो और सब में बांट दो, या फिर गीता क्या करेगी, अपने वो प्रॉपर्टी रख लेगी और बाकी सबको हिस्सा अपने पैसे से देगी। वो कैसे भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बिके या नहीं बिके वो ज़रूरी नहीं है। Nothing shall affect and impair the right of transferring good faith or consideration, ठीक है। अगर गीता ने वो प्रॉपर्टी मिस्टर ए से खरीदी है और गुड फेथ में खरीदी है, पूरे पैसे देके खरीदी है, तो यहाँ पे वो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर गीता को ये पता ही नहीं था कि मिस्टर बी के ऊपर केस चल रहा है इंसॉल्वेंसी का और मिस्टर ए ने वो केस किया हुआ है और गीता ने जो खरीदा है वो गुड फेथ में खरीदा है, पैसे देके खरीदा है, तो वो वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा, वॉइड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, समझ में, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो नथिंग शेल अफेक्ट और इम्पेयर द राइट ऑफ द ट्रांसफरी कौन थी यहाँ पे, गीता। अगर उसने गुड फेथ में खरीदा है और कंसिडरेशन में खरीदा है तो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो क्रेडिटर हो चाहे नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है, वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, क्योंकि गीता को थोड़ी पता था केस चल रहा है, तो उसको तो प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ, तो हम लोगों के अभी तक 5 डॉक्ट्राइन हो गए। पहला डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, ठीक है, कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे, ठीक है। तीसरा पढ़ा हम लोगों ने डॉक्ट्राइन ऑफ ऑब्स्टेंसिबल ओनर। ऑब्स्टेंसिबल ओनर वैलिड है और इसका एक्सेप्शन क्या है, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रांट बाय एक्सटोपल और लास्ट में हमने पढ़ा फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। अब ये हमारा लास्ट डॉक्ट्राइन है, मतलब टोटल हमारे 6 डॉक्ट्राइन्स है और इन 6 डॉक्ट्राइन्स में मतलब करीब करीब 1 आवर और 10 मिनट्स की क्लास देख के आपके 5 से 7 मार्क्स का पक्के, 5 से 7 मार्क्स पक्के, तो अपने इस तरीके के मार्क्स को पक्के करो ताकि आप लोग क्या कर सको, पास होने की पहले तैयारी कर सको। तो पहले अपने छोटे छोटे मार्क्स को पक्का करो। तो इस डॉक्ट्राइन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लास्ट डॉक्ट्राइन है डॉक्ट्राइन ऑफ पास परफॉर्मेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ पास परफॉर्मेंस क्या बोलता है, ये है सेक्शन 53A में, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ पास परफॉर्मेंस क्या बोलता है,
देखो ये लड़का बड़ा ही शाना है, ठीक है, बड़ा ही शाना लड़का है और इसको नाम दे देते हैं हम लोग टप्पू। इसको नाम दे देते हैं हम टप्पू, ठीक है, इसका नाम क्या है? टप्पू, ठीक है। अब क्या हुआ, इस टप्पू के पास बड़ा ही प्यारा घर था, वादियों में घर था, बड़ा ही प्यारा घर था, बड़ा ही सुंदर घर था, ठीक है। इन वादियों में टप्पू रहता था, बड़ा ही सुंदर घर था, ठीक है। ये टप्पू ने ये घर किसको बेचा? ये घर बेचा गोली को, ठीक है। इस टप्पू ने घर किसको बेचा? गोली को बेचा। और बेचारा हमारा गोली तो सीधा साधा उसने ही घर खरीद लिया। टप्पू के पास एक बड़ा ही प्यारा घर था, टप्पू ने वो घर किसको बेच दिया? गोली को बेच दिया। और इसके बदले में गोली ने उसको 80 लाख रुपए दे दिए। टप्पू के पास बड़ा ही प्यारा घर था, टप्पू ने ये घर बेच दिया गोली को और गोली ने इसके बदले में उसको 80 लाख रुपीस दे दिए एज अ कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम। घर गया गोली के पास घर चला गया गोली के पास और पैसे आ गए टप्पू के पास। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। लेकिन ये चल रहा था कोरोना का टाइम। कोरोना के टाइम की वजह से यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हो पाई प्रॉपर्टी की। रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस बंद था। तो टप्पू ने दिमाग लगाया, टप्पू ने ये सोचा कि ये घर तो मैंने गोली को बेच ही दिया, और 80 लाख तो मेरे जेब में आ गए। लेकिन ये घर अभी तक गोली के नाम पे नहीं हुआ। और टप्पू ने सोचा क्यों ना ये घर मैं दोबारा सोनू को बेच दूं। मतलब टप्पू ने घर पहले गोली को बेचा, पैसे लिया, वही घर किसको बेचना चाह रहा है? सोनू को बेचना चाह रहा है। और टप्पू ने बोला कि मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि इस प्रॉपर्टी की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई, ये घर अभी तक मेरे नाम पे, घर गोली के नाम पे नहीं है। तो आप ऐसे काम नहीं कर सकते। अगर आपने किसी को प्रॉपर्टी बेची है और प्रॉपर्टी पर्सन ने उसने पैसे दे दिए आपको, तो आप उस घर को नहीं बेच सकते दोबारा, सिर्फ इस रीज़न से कि उस घर की रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन आप उस घर को दोबारा नहीं बेच सकते ये कह के कि इस घर की अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। तो ये होता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। आई थिंक यहाँ तक कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। और अच्छा लग रहा है तो आप लोग को भी बताए क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल। गाइस एक चीज़ मैंने बताई नहीं कि मेरा एक टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो। वहाँ पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी, तो वो ज़रूर ज्वाइन करना क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ज़रूर डालती हूँ। तो आगे पढ़ते हैं इसको। असेंशियल एलिमेंट, देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। हुआ था ना कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच में? टप्पू और गोली के बीच में। टप्पू ने प्रॉपर्टी बेचना चाहा था किसको? गोली को। इट मस्ट बी कंसिडरेशन, गोली ने उसके बदले में उसको पैसे भी दिए। द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द ट्रांसफर हिमसेल्फ और हिज बिहाफ, ठीक है। गोली ने उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और गोली और टप्पू दोनों ने उस पर साइन भी किए थे। The term necessary to constitute the transfer must be ascertained with reasonable certainty from the contract itself. Certainty थी ना, घर पर टप्पू का था, टप्पू ने किसको दे दिया? गोली को दे दिया और गोली ने उसके बदले पैसे दे दिए। सर्टेनिटी थी, सब कुछ सर्टेन था। The transferee should have possession of the property in part performance of the, और गोली उस घर में रहने भी लगा। मतलब गोली ने घर खरीदा है, पैसे दिए हैं, तो गोली उस घर में रहने भी लगा। ट्रांसफरी कौन होता है? वो पर्सन जिसको प्रॉपर्टी मिलती है। तो ट्रांसफरी शुड टेक पोजेशन ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं। The transferee must have fulfilled or ready to fulfill his part his obligation under the contract. गोली ने तो बोला था ना कि मैं पैसे भी दे रहा हूँ, रजिस्ट्री भी करा रहा हूँ। पैसे तो गोली ने दे ही दिए थे, लेकिन रजिस्ट्री इसलिए नहीं कराई क्योंकि अभी रजिस्ट्री ऑफिस बंद था, ठीक है। तो गोली तो रेडी था ना, लेकिन करा नहीं पा रहा था। रीजन बिहाइंड कि कोविड की वजह से क्या हो रहा है, सब कुछ बंद था, ठीक है। तो किसी भी रीजन से रजिस्ट्री रुकी हुई है। If all the
कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ट्रांसफर कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, टप्पू कैंसिल नहीं कर सकता एंड कैन नॉट टेक द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ट्रांसफरी, और गोली से वो प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता सिर्फ ये बोल के कि गोली ने इसकी रजिस्ट्री नहीं कराई ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई क्योंकि रजिस्ट्री में, ऐसा कोई आप बोल नहीं सकते। वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, आप उस पर दोबारा उसको किसी और को नहीं बेच सकते। तो आई थिंक यहाँ पे 6 के 6 आपको 6 के 6 डॉक्ट्राइन्स बहुत अच्छे से समझ में आए हो, और समझ में आए तो इसको अच्छे से देखो, 2 बार देखो, पक्का इसमें से एक क्वेश्चन जरूर उठ के आएगा। तो गाइस यहीं पे आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।